Friends, Namaskar. I hope you are doing well in your life. To all those students who are preparing for 70th BPSC, I'll talk about few things that what you should try to do and what you should try to avoid in the last 100 days. So I've written few themes here like understanding the changing pattern, what has been the old pattern and how the pattern is evolving. The second theme would be about the resource multiplier or the trust issue and the status quo. And the third would be allocating time in right proportion. Then I have written elephant in the room. And after that, one resource or fixed resource. Like I'll talk about government schemes as an example. And then the last theme that I'll be talking about here is the current affairs part that many of the students keep asking. So let me discuss one by one each things. Now the first thing that says here is understanding the changing pattern. See, old pattern आप सभी को पता है, बट अगर आपने बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर्स को देखा होगा तो पिछले 2-3 सालों में काफ़ी परिवर्तन आए हैं और डे बाय डे, इनफैक्ट 69th का पेपर अगर आपने देखा होगा तो 69th में बहुत हद तक यूपीएससी को फॉलो करने का कोशिश किया गया है. मैं ये नहीं कह रहा कि यूपीएससी को बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, वो संभव भी नहीं है क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि 150 क्वेश्चन बीपीएससी में करना होता है विद इन 2 आवर्स, बट विद इन सेम टाइम फ्रेम यूपीएससी में ओनली 100 क्वेश्चंस करने होते हैं. सो टाइम मैनेजमेंट का इशू होगा, ये चीज़ बीपीएससी को भी समझ है इस चीज़ की. बट फिर भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे इकोनॉमी के खासकर जो क्वेश्चंस हैं उसमें बहुत सारे लेंदी ऑप्शंस दिए गए थे. आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स बट इफ़ यू ऑल्सो सी द मेंस पैटर्न. हालांकि 69th का पेपर जो है अगर आप उसको देखेंगे तो 68 से अ बिट दैट वाज ईजियर, चाहे वो आप बात करेंगे एसए पेपर का या फिर जीएस का पेपर का, तो ऐसा आप नहीं कह पाएंगे कि दीज आर द क्वेश्चंस विच यू हैव नॉट हर्ड. Of course, you have heard all those questions, you have gone through all those questions. So, first of all, my sincere advice would be from all of you to see the previous year question papers. And not only see, but you have to analyze with your own intellect, with your own wisdom. You please analyze yourself that how has the themes been changing. Like you must have seen how the economy questions, पहले का जो इकॉनमी का क्वेश्चन था आपने देखा होगा सिर्फ बिहार का अगर आपने क्वेश्चन कर लिया और कुछ स्कीम्स कर लिए तो आपका काम हो जाता था, कोई ट्रेडिशनल बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी. बट अब आपको लगेगा कि नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट्स का क्लैरिटी, जैसे मान लीजिए कोई टर्म है इकॉनमी का या फिर गवर्नमेंट का अगर पीएलआई स्कीम है तो उस पर भी वो क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हैं. सो उस डायरेक्शन में आपको नंबर 1 द होल पॉइंट दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट हियर इन द फर्स्ट पार्ट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड the nature of the question that is evolving. Now the second part is which happens with majority of the student कि we keep changing our resources. I'm sure this must have happened with you as well because nature ही ऐसा है ना एग्जामिनेशन का कि आपको रिसोर्स आपने कोई रिसोर्स उठाया, उस साल हो सकता है कि उस रिसोर्स से क्वेश्चन नहीं आए, then you shift to some other resource. I think this is not a good strategy. Suppose कि आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा और उससे कम क्वेश्चंस आए, तो ये जरूरी नहीं कि नेक्स्ट ईयर लक्ष्मीकांत से कम क्वेश्चन. सपोज करो कि आपने वो मटेरियल चेंज कर दिया, इसका मतलब है कि आप कोई और बुक उठाओगे, उसका पूरा फिर से आप पढ़ोगे, रिविजन करोगे, फिर नोट्स बनाओगे और फिर क्या गारंटी है कि उसमें से उस बुक से क्वेश्चंस आएंगे. मेरा होल जो मैं बात कहना चाहता हूँ कि आप जिन रिसोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं लास्ट 100 डेज में उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. ओवरऑल जब सारे पेपर सारे सब्जेक्ट्स को आप कंबाइन करोगे तो उसमें आप पाओगे कि हाँ ठीक है, एक से थोड़ा कम क्वेश्चन आया बट दूसरे से ज़्यादा आ गया और फिर वो भरपाई हो गया, राइट. सो आई विल से कि यू हैव टू ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करना होगा अपने रिसोर्सेज पे. स्टेटस को रहो अपने रिसोर्सेज पे. वैसे नॉर्मल लाइफ में स्टेटस कोइज्म को मैं अप्रिशिएट नहीं करता, बट आई थिंक यहाँ पे अपने रिसोर्सेज के साथ आपको स्टेटस को मेंटेन करने की ज़रूरत है. नाउ इन द लास्ट 100 डेज आई थिंक allocating time in the right proportion to different subjects is quite crucial.
अगर आपकी, अब ये इसका मतलब इसको इक्वली नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये गलती करेंगे कि इसको इक्वली नहीं करना है, इसको इक्विटेबली करना है। आई एम श्योर कि यू मस्ट हैव रीड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इक्वालिटी एंड इक्विटी। तो ये इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है कि सबको सेम ट्रीटमेंट देना है इरिस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस। बट जो इक्विटेबल है या इक्विटी है, इट टॉक्स अबाउट गिविंग डिफरेंशियल ट्रीटमेंट टू द पीपल एज पर दियर सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस, राइट? कि अगर समाज में पीछे रह गया है तो हम उसको थोड़ा ज़्यादा फेवर करेंगे। द सेम गोज विद योर, अगर आपका सपोज कीजिए कि अगर आपका ज्योग्राफी सेक्शन आपको लगता है, स्पेशली अगर फिजिकल ज्योग्राफी, या आपको लगता है कि अगर मैपिंग सेक्शन है, और मान लीजिए कि आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट में अगर इजराइल बहुत चर्चा में है, यू ऑल नो, तो अगर इजराइल पे कोई मैप से क्वेश्चन आ जाए तो मैं आश्चर्य नहीं करूंगा। रेड सी पे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, आपने अगर क्वेश्चन पेपर इधर जितनी एग्जामिनेशंस हुई हैं उनमें देखेंगे तो क्वेश्चंस जो है रेड सी हो, मेडिटेरेनियन सी हो, या फिर मिडिल ईस्ट हो, इवन मेंस में भी आपका इन पे क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। तो आप उस एरिया को ध्यान में रखेंगे, ठीक है? कि जैसे मान लीजिए कि क्रॉसिंग है, बहुत सारा है, तो उन क्रॉसिंग्स को पढ़ लेंगे, कौन सी नदी है वहाँ से उसको पढ़ लेंगे। तो मेरा इस जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, इसमें मेरा आर्गुमेंट है कि आप जो विषय आपका कमज़ोर है, सपोज करो कि 100 डेज में आपने प्लान बनाया कि आपके 10 थीम्स में आपने पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है, तो आप कोशिश करो कि 10-10 दिन देने के बजाय अगर आपको लगता है कोई सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है तो उसको 13 दिन आप बांटेंगे। आप अपना प्लान खुद से बनाएंगे। मे बी आई विल टॉक अबाउट दिस प्लान लेटर ऑन। ओके, नाउ एलिफेंट इन द रूम, आपने इस टर्म को बहुत सुना होगा और आपने मेंस अगर दिया होगा तो उसमें इस टर्म को कहीं ना कहीं यूज जरूर किया होगा। ये हर किसी के लिए इस एग्जामिनेशन में अलग होता है। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रीलिम्स कंसिस्टेंटली क्लियर नहीं हो रहा है। आई थिंक उनके लिए एलिफेंट इन द रूम क्या है? मुझे ऐसा लगता है ना कि रिवीजन पहला ऐसा चीज़ है जो कमी है। रिसोर्स सिलेक्शन में मुझे नहीं लगता है कि लोग गलती करते हैं। हाँ, इसमें गलती जो मैंने ये पॉइंट बोला ना, रिसोर्स मल्टीप्लायर, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। बट रिसोर्स का सिलेक्शन सबको पता है कि एनसीईआरटी की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़नी है, लक्ष्मीकांत को कवर करना है, सबको पता है ये बातें, स्पेक्ट्रम पढ़ना है। देखो, मैंने एक चीज़ और नोटिस किया है ना, बहुत सारे लोगों से जब भी कभी किसी से बात होती है, एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि people do not complete one particular resource and they keep on asking for some other resource. Suppose if you ask me कि what resource should I follow for the modern history, and I say that you should follow Rajiv Ahir Spectrum की book. They complete just suppose half of the book, or even once they complete the entire book and do not revise, and they keep on asking कि I saw the past year question paper and I could not find this question in that book. See, there may be two situations. You might not be able to recall, that information might be there in that book, but you may not be able to recall. That is why you feel that question was not there in that book. Secondly, ऐसा भी हो सकता है कि ठीक है, अगर उससे क्वेश्चन नहीं आया तो किसी पर्टिकुलर साल नहीं आया, जैसे कि अभी मैंने बात किया। तो rather than changing the book, rather than going for multiple books, I am again emphasizing that please stick to one particular source. But यहाँ कंडीशन है कि वो पर्टिकुलर सोर्स अनडिस्प्यूटेड होना चाहिए। जैसे कि लक्ष्मीकांत पे आई डोंट थिंक इवन जो भी अगर टॉपर होगा तो इवन दे डोंट डिस्प्यूट कि नो दिस बुक इज नॉट गोइंग टू बी मच यूजफुल नाउ। नो, उसका रेलेवेंस है और उसको पढ़ना है, आप भी वही पढ़ेंगे। डिफरेंस आएगा कि जो रिकॉल कर लेगा उसका होगा, जो रिकॉल नहीं करेगा उसको छोटी छोटी जो माइनर इन्फॉर्मेशन होती हैं वो गलत हो जाएंगी। मेंस के लिए मुझे लगता है कि खैर अभी तो प्रीलिम्स का बात करेंगे। अभी आपको क्या करना चाहिए, अगर मैं इस पे बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जून का महीना है आप मेंस को दे सकते हैं, बट जुलाई ऑनवर्ड्स आपको एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स पे शिफ्ट होना चाहिए। सी, आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि आपके पास समय कम था, क्योंकि ये डेट आज से करीब 7-8 महीने पहले का घोषित हुआ है और मैंने बार बार एम्फेसाइज किया है। खैर इधर तो मैं एक्टिव नहीं था ड्यू टू माई पर्सनल रीजन्स, स्पेशली द हेल्थ रीजन, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बार बार जब भी मैं पहले एक्टिव था तो मैंने ये चीज़ बताई है कि आपको
हेलो हेलो। हाँ, जब भी मैंने इस चीज़ को बार बार एम्फेसाइज किया है कि जब भी एग्जामिनेशंस दूर रहे तो आपको मेंस को ही पढ़ना है, और जब एग्जामिनेशंस नज़दीक आ जाती हैं देन यू हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स द प्रीलिम्स। एंड सो 30 जून तक आप मेंस कर लें, इसके बाद आप प्रीलिम्स मोड में आ जाएंगे, राइट। सो मेन आंसर राइटिंग अभी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके बाद मुझे लगता है वो पेस थोड़ा धीरे करना होगा, क्योंकि इस बार 70th में मुझे ऐसा लगता है कि भीड़ ज़्यादा होगी, तो आपको कंपटीशन भी वही दिखेगा उसी तरह का प्रोपोर्शन में। एंड एवरीबडी नोज कि जो मार्केट में चलता है चीज़ें, अगर तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो होती ही है, तो आप इशारा समझ रहे हैं। ओके, fixed या one resource for one theme I have talked about. Just I want to give here one example. Government scheme. Suppose you want to read all, आपने government schemes पढ़ी ही नहीं है कहीं से, and you want to complete your government schemes. I think आप इसको कहाँ से कवर कर सकते हैं, तो विजन IAS का PT 365 पे उन्होंने एक गवर्नमेंट स्कीम पे ही एक बुकलेट निकाला है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं है। या फिर इनसाइट IAS का आप पढ़ सकते हैं, या में मैं लिख देता हूँ, या फिर आप शंकर IAS का पढ़ सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक सोर्स, कोई भी एक उठाना है, राइट। आप मिनिस्ट्री वाइज स्कीम्स को इन्होंने कंपाइल कर दिया है, आपको उसमें से करना क्या है, सबसे पहले कोई भी स्कीम आता है तो ये देखना है कि अंडर विच मिनिस्ट्री दिस स्कीम इज बीइंग रन। जैसे अगर आपको कोई भी स्कीम मैं कहता हूँ, जैसे मान लो कि कोई नया सा स्कीम, जैसे कि हम ले तो एक स्कीम है मिस्टी, तो अगर हम मिस्टी को लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट में है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और यह स्कीम वेटलैंड्स की रीस्टोरेशन के लिए है। फिर यहाँ से आपको याद आ जाना चाहिए कि रामसर साइट्स कितने हैं, अभी 82 हो गए हैं, बिहार का नागी और नकटी भी इंक्लूड हो गया है, कांवरताल के अलावा 3 बिहार में ही हो गए हैं। ओके, तो आपको इस तरह से चीज़ों को कोरिलेट करके, तो मेरा कहने का अर्थ था कि आप एक बार मिनिस्ट्री केवल जान गए कि ये किस मिनिस्ट्री में आया, और उसके बाद आप जान गए कि इसका पर्पस क्या है। बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि वह स्कीम अगर भारत सरकार का या बिहार सरकार का ही कोई इंपॉर्टेंट स्कीम हो। जैसे मान लीजिए भारत सरकार का कोई फ्लैगशिप स्कीम है, जैसे लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइज, जैसे कि आप मनरेगा को ले लें जो बहुत चर्चा में है, या फिर मान लीजिए कि हम ले लेते हैं आयुष्मान भारत योजना को। तो अगर आप आयुष्मान भारत को लेते हैं तो ये सब क्या है, फ्लैगशिप स्कीम है, अटल पेंशन योजना है, तो इनके बारे में मल्टीपल स्कीम्स दे सकते हैं। बट अगर आप अमृत धरोहर स्कीम है, मिस्टी है, तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि ये कौन सी मिनिस्ट्री में है। जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया, तो ये आप काम कर सकते हैं। एक जो चीज़ है करंट अफेयर्स के बारे में बहुत सारा सवाल है कि करंट अफेयर्स हम कहाँ से करें। सी, आप जहाँ से भी करें, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स यू आर डूइंग, तरीका मैं बता रहा हूँ कि आप इसको थीम वाइज करेंगे तो याद करना थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। बट जिस तरह का क्वेश्चन आपको BPSC में देखने को मिलता है, वो अगर आप कहेंगे कि पूरा ही हम थीम वाइज करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी हैपनिंग्स हुई हैं अगर एक जगह मिल जाती हैं तो उसको आप कर लीजिए। बट बहुत सारे मिसलिनियस फैक्ट्स होते हैं जो आपने 69th में भी देखा होगा, 68 में भी देखा होगा, तो वो एक जगह नहीं मिलेंगी। तो उसके लिए जो भी मार्केट में अवेलेबल सोर्सेस हैं, कंपाइलेशंस हैं, आप उसमें से किसी को भी एक को उठाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और न्यूज़पेपर तो ऑफ कोर्स आपको कम से कम हेडलाइंस देखना है, खासकर इंटरनेशनल वाले पेज का तो हेडलाइंस ज़रूर देख लीजिए। और ख़ासकर जो कॉन्फ्लिक्ट वाले रीजन्स रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इजराइल पैलेस्टीन है या फिर रसिया और यूक्रेन है, ये तो हमें मतलब कॉन्फ्लिक्ट में बहुत समय से चल रहे हैं, तो आप उनको देख लेंगे, ऐसी चीज़ें। और देखो करंट अफेयर्स में एक और चीज़ें होती हैं ना, हम सब चीज़ याद करने लगते हैं, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑफ मच यूज, क्योंकि अब हर चीज़ नहीं याद किया जा सकता ना। आप देखो कि लॉजिकल क्या है, क्या पूछा जा सकता है। अगर एक चीज़ें नहीं भी, मान लो अगर इलॉजिकल सा कोई चीज़ आ गया तो वैसे भी होता है कि आप उसको छोड़ दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और करंट अफेयर्स के लिए ये होता है कि हम कितनी सोर्सेज को पढ़ें। सी, माई एडवाइस इज मैक्सिमम 2 सोर्स, मैक्सिमम।
एज ऑफ नाउ, क्योंकि देखो आपके पास स्टैटिक बहुत है और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस स्टैटिक से ही आने वाले हैं। तो आप मैक्सिमम 2 सोर्स में भी, इसमें भी आप रैशनलाइजेशन करेंगे। एंड व्हाट यू विल डू कि इसमें भी अगर मान लो एक सोर्स से आपने कोई पर्टिकुलर थीम को कर लिया, से एग्रीकल्चर, तो दूसरे से एग्रीकल्चर करने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं जो एक में बहुत ही कम दिया है और दूसरे में बहुत सारे आपके पास डेटा मिल जाते हैं। सी प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट डेटा, तो डेटा मिल जाता है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये मेरा ये है इस समय मैक्सिमम, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैक्सिमम फोकस शुड बी ऑन रिवीजन। और अगर आपका करंट अफेयर्स छूटा है तो आप उसको करंट अफेयर्स को जल्दी से करें। प्लीज़ डू नॉट लीव एवरीथिंग फॉर द लास्ट मोमेंट, क्योंकि वो बैकफायर करेगा, आप पैनिक करेंगे। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। थैंक यू।